और मैं दयाशंकर द्विवेदी आपका अपने परिवार परीक्षा सर्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला लेके आया हूं, जिससे कम आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ये यूपी बीएड के दृष्टिकोण लाया गया है। यूपी बीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आता है उसमें वर्णमाला से रिस्पेक्टिवली 2 से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यूपी बीएड में कम से कम 4-5 नंबर का प्रश्न इससे आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम बहुत बेसिक तरीके से, बहुत ट्रिक का भी यूज करेंगे, जहाँ ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी है, और जहाँ बेसिक समझना है वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये 10-15 मिनट का वीडियो होगा। आपको 15 मिनट में वर्णमाला का कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई भी दूसरे वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना कहीं से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। सारे प्रश्न, सारे डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो कि हमारा टारगेट है, सरकारी सीट हमें क्या करना है, एक सरकारी सीट कम से कम पक्की करना है यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसके लिए हमारा हिंदी का टारगेट है 48+ क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना है सही, 48+ क्वेश्चन सही कम से कम अटेम्प्ट करना है। उसके लिए आपको टॉपिक वाइज सारे टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और ट्रिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात, भाषा, जो भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना या व्यक्त करना। ठीक है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना या व्यक्त करना। ठीक है, किसी भी भाषा में सबसे छोटी जो इकाई होती है, हिंदी में सबसे छोटी इकाई है, उसे क्या बोलते हैं, वर्ड। हिंदी में सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड या ध्वनि, आप जिसे कहते हैं ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, वर्ड क्या होता है, जिसके टुकड़े संभव ना हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड। और इसीलिए वो सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि उसका कोई टुकड़ा संभव नहीं होता। ठीक है, तो वर्ड का कोई टुकड़ा संभव नहीं होता, इसीलिए इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। इसे ध्वनि भी बोलते हैं आप। सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि या वर्ड। आप क्या बोल सकते हैं, ध्वनि या वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चारण के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि, और लिखने में वर्ड। ठीक है, अब वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे आप क्या बोलते हैं, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है, वर्णमाला बोला जाता है। वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं, 52। वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं, और इनके व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, नीचे ऑप्शन रहेगा, उनमें से एक वर्णमाला। तो वर्णमाला कहा जाता है वर्ड के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला कुल कितने होते हैं, तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं, जिनमें से 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। कितने, 11 स्वर होते हैं, 41 व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वर वह वर्ण होते हैं जो उच्चारण में किन्हीं अन्य शब्द वर्डों का सहारा नहीं लेते। जिनके उच्चारण में हमें किन्हीं अन्य वर्णों का सहारा नहीं लेना पड़ता, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। व्यंजन क्या होता है, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से संभव हो पाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से और व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 41 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं आपसे मूल व्यंजन पूछा जाए तो मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है, 33 होती है। अब नॉर्मली अगर आपसे कोई व्यंजन पूछता है तो 41 होते हैं। ठीक है, व्यंजन, अब स्वर की बात करें, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कहाँ से उच्चारित किया जाता है, वो पूरा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, एक प्लुत स्वर भी होते हैं, तो प्लुत स्वर के बारे में भी बताऊंगा अभी। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिनका जो छोटे होते हैं, छोटी मात्रा, जैसे आप छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये 4 जो अक्षर होते हैं, 4 वर्ड होते हैं, ये क्या हैं, आपके ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ, जिनके उच्चारण करने में हमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, जिनके उच्चारण में बिल्कुल कम टाइम लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं।
जिनके उच्चारण में लंबा टाइम लगता है कंपेरेटिवली ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा टाइम लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये आपके 7 क्या हैं? आप दीर्घ स्वर हैं, और 4 क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। दोनों मिला के 11 टोटल स्वर होते हैं। एक प्लुत स्वर भी होता है। तो प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर जैसे आप ओम बोलते हैं ना, तो उसके उच्चारण में और लंबा टाइम लगता है, मतलब इसमें बिल्कुल छोटा टाइम लगता है, इसमें इससे ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, तो दीर्घ बोला गया है। दीर्घ से भी ज़्यादा लंबा टाइम जब लगता है तो उसे हम प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे आप लोग कई बार बोलते हैं ओम, तो ओम में जो आपका ओ का ये है, ये कई बार यूज होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आप प्लुत स्वर बोलते हैं। प्लुत स्वर का अगर आपसे उदाहरण पूछा जाता है कई बार पेपर में, तो ओम उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो प्लुत स्वर आपका एक स्वर होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपसे नॉर्मली कोई पूछता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन के आपको 5 प्रकार यहाँ दिख रहे होंगे। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है? जिनका उच्चारण आप अपने मुख से जब करते हैं, तो अभी स्पर्श व्यंजन में हम अलग अलग जगह ये कहीं ना कहीं स्पर्श होकर उच्चारित होते हैं, तो इन्हें हम इसीलिए स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। 27, 25, मतलब का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, ठीक है। का, खा, गा, घा, अंगा। वर्ग आप समझते हैं, का वर्ग का मतलब का के 5 अक्षर, खा के इसी तरह 5 अक्षर, इसी तरह नीचे मतलब चा वर्ग के, टा वर्ग के, ता वर्ग के और पा वर्ग के, इस तरह सबके 5 5 25 वो हो जाते हैं। और अड़ा, ढाढक्कन ये हो जाते हैं 2। इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी बोला जाता है। अड़ा और ढाढक्कन को आप उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो 25 + 2 अर्थात 27 आपके टोटल स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। या, रा, लावा, ध्यान रखिएगा, या, रा, लावा, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। सा, सा, साहा। ऊष्म व्यंजन का मतलब जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से थोड़ा सा ऊष्मा निकलती हो, गर्म हवा निकलती हो, तो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म हिंदी में 4 ऊष्म व्यंजन है, तीनों सा और हा, ठीक है। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन आपके 2 हैं, जा और फा। ध्यान रखिएगा, ये जा वो वाला जा नहीं है, इस जा के नीचे बिंदी है और फा के नीचे भी बिंदी है, तो ये जा और फा आपका आगत व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? छा, त्रा, स्रा और ज्ञा, ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या है 4 है। छा, त्रा, स्रा, ज्ञा। इसका मतलब है कि ये छा छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और स्रा श्रमिक वाला, ये सभी आपके 2 वर्डों से मिलकर बने हैं। जैसे छा ज्ञा ज्ञानी है, छा छत्री है, जैसे आपको ये किन से मिलकर बने हैं, ये आपको कैसे पता लगेगा? इसको पता करने का अभी मैं आगे आपको बता दूंगा, बहुत आसानी से आप पता कर पाएंगे। इसमें पूछा जाता है कि छा छत्री किन 2 वर्डों से मिलकर बना है, या त्रा त्रिशूल किन 2 वर्डों से मिलकर बना है, ज्ञा ज्ञानी किन 2 वर्डों से मिलकर बना है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। ये मैं अभी आपको बता दूंगा किन 2 वर्डों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। लुंठित व्यंजन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो रा जो है इसको लुंठित व्यंजन भी बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत तो ये आता ही आता है, साथ में इसे लुंठित व्यंजन भी बोला जाता है। अर्धस्वर, अर्धस्वर या और वा, या वा को हम अर्धस्वर भी बोलते हैं, ठीक है। पार्श्विक स्वर किसे बोलते हैं? ला को। अर्थात ये जो चारों अंतस्थ व्यंजन हैं, इनका अलग अलग नाम भी है। इसे लुंठित, रा को क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन, और या और वा को बोलते हैं अर्धस्वर, और जो ला शेष बचा इसे पार्श्विक स्वर। सीधे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक स्वर है, कौन सा अर्धस्वर है, या कौन सा लुंठित व्यंजन है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आती है इनकी अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इसकी बारी। कई बार सीधे क्वेश्चन पूछ लिया था, अघोष व्यंजन क्या होते हैं, सघोष व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। तो अघोष का मतलब होता है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। जो आपके वर्ग होते हैं, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला 5 वर्ग होते हैं टोटल। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर तथा खटकोड़ा वाला सा और सरौता वाला सा, ये दोनों सा आपके इसमें होते हैं
अघोष वर्ण में। सघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आता है, साथ में या, रा, ला, वा और हा, ये इतने आपके आते हैं किसमें, सघोष में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके लिए आप याद कर सकते हैं इस तरह 345, ठीक है, सघोष 345 ऐसे याद रख सकते, जिससे आपको याद रहेगा कि तीसरा, चौथा और पांचवा किसी भी वर्ग का अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर किसी भी वर्ग का क्या होता है, सघोष होता है, साथ में यारा, लावा और हा। ठीक है, इनके अलावा जो हो गए वो क्या होंगे, अघोष होंगे। इसी तरह अल्प प्राण महाप्राण होता है। अल्प प्राण महाप्राण का मतलब जिनके उच्चारण में आपको कम वायु की आवश्यकता होती है और महाप्राण में ज़्यादा वायु की आवश्यकता। प्राण का मतलब क्या होता है, वायु। ठीक है, तो अल्प प्राण कम प्राण की आवश्यकता है, मतलब कम वायु की आवश्यकता है, और महाप्राण में आपको ज़्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे जो छोटे अक्षर का है, का उच्चारण में आपको कम वायु की आवश्यकता पड़ी, का आप बोल देते, लेकिन खा आप वहीं उच्चारित करते हैं तो आप ज़्यादा वायु जनरेट करते हैं, तो इसीलिए इन्हें महाप्राण बोला गया है। ठीक है, अल्प प्राण के अंतर्गत एक पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, साथ में यारा, ला, वा आता है। तो अल्प प्राण में भी ध्यान रखिएगा 135 और यारा, ला, वा। ठीक है, महाप्राण में किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर आएगा, चौथा वर्ण आएगा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, साथ में सा, सा, हा, अर्थात आपका साथ में आपका आएगा ऊष्म व्यंजन। क्या आएंगे, महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण, साथ में ऊष्म व्यंजन। अल्प प्राण में 135, साथ में आपका अंतस्थ व्यंजन। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नासिक का मतलब जानते हैं, नासिक से आपके क्या क्या बोले जाते हैं, सभी वर्गों के पांचवा जो अक्षर होता है तो वो क्या होते हैं, नासिक होते हैं। जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये आपके नासिक के व्यंजन होते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब होता है अंक और आहा, इन्हें अयोगवाह व्यंजन कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, कई बार पूछ लिया था पेपर में, अयोगवाह व्यंजन क्या होते हैं, तो अंक और आहा को हम अयोगवाह व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि इनको कहाँ से इनका उच्चारण स्थान होता है। बहुत आसान तरीके से आप समझेंगे, आपको याद हो जाएगा। उच्चारण स्थान में कभी भी कोई कन्फ्यूजन दोबारा से आपको बचेगा नहीं। तो आप देखिए, उच्चारण स्थान जब आप उच्चारित करते हैं, अर्थात आप कहाँ से उसे उच्चारित करते हैं। आप कोई भी शब्द का, अक्षर का आपसे उच्चारण स्थान पूछा जाए तो आप उसे उच्चारण करिए, तब आप ऑटोमेटिक जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है, बस आपको पता हो कि इस जगह को हम क्या बोलते हैं, मुंह में इस जगह को हम क्या बोलते हैं, ये आपको पता हो तो आप बहुत आसानी से ये चीज़ जान सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपका जब उच्चारित करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे जो नीचे है उच्चारण स्थान में, सबसे पहले नीचे क्या आता है, आपका कंठ आता है। क्या आता है, कंठ। जब भी आप उच्चारण करते हैं तो सबसे नीचे जो आता है कंठ आता है, फिर तालु आती है, फिर क्या आता है, तालु, फिर मूर्धा, जिसे आप बोलते हैं मूर्धन्य। क्या होता है, मूर्धा। फिर इसके बाद आपका मूर्धा के बाद दंत, फिर ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। ये आपके उच्चारण जब आप करते हैं तो इन 5 जगहों का प्रयोग करते हैं उच्चारण करते समय। देखिएगा, बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उच्चारण स्थान आज से आपको दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये गारंटी। आप कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये ध्यान रखिएगा नंबर से। सबसे पहले कंठ होता है, ठीक है, फिर तालु होता है जिसे आप तालव्य भी बोलते हो, फिर मूर्धन्य, तालु के ऊपर क्या होता है, मूर्धा होता है, फिर दंत आते हैं और सबसे बाहर क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं। तो ओष्ठ दंत में तो कोई दिक्कत ना होगी, यहीं तालव्य और मूर्धा में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसे ध्यान रखिएगा। बाकी उच्चारण स्थान बिल्कुल ईजिली आप याद कर पाएंगे। ठीक है, कंठ से क्या होता है, तो कंठ में का वर्ग, का वर्ग सबसे पहले आता है। आपका का वर्ग क्या आता है, सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले जो हम उच्चारण करते हैं तो कहाँ से करते हैं, कंठ से। सबसे नीचे हमारा उच्चारण स्थान कौन सा है, मुख में, तो वो कंठ है। इसीलिए आप इससे रिलेट करिए कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, सबसे नीचे, अर्थात कंठ में। ठीक है, का से कंठ भी है, का से का वर्ग भी है, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे नीचे उच्चारण स्थान आता है का वर्ग का, कंठ से। ठीक है, इसी तरह तालु से आपका चा वर्ग आता है। क्या आता है,
पूरा का पूरा जो चा वर्ग है, चा, छा, जा, झा, ये पूरा क्या आता है, तालव्य से इसका उच्चारण होता है। जब आप चा, छा, जा, झा का उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं जीभ आपकी ऊपर टच होती है बिना मुड़े। अगर मुड़ के टच होती है तो उसे आप मूर्धन्य कह देते हैं। बिना मुड़े जीभ आपकी आपके तालु में ऊपर टच करती है तो आप उसे तालव्य बोलते हो। और चा वर्ग में ऐसा ही होता है, पूरा का पूरा तालु, सब हर एक शब्द, हर एक अक्षर आपका तालव्य, तालु में जाके आपकी जीभ टच होती है। ठीक है, तो ये दूसरा वर्ग है। तो दूसरा जो उच्चारण स्थान है वो क्या है आपका, तालु है। तो इसीलिए तालु दूसरे वर्ग के सभी वर्ण कहे में आएंगे, तालव्य में आएंगे। तीसरा वर्ग आपका टा है, टा वर्ग। और तीसरा हमारा उच्चारण स्थान जो होता है वो मूर्धन्य होता है। पहले कंठ, फिर तालु, फिर क्या आता है, मूर्धा। जब हम टा, ठा कोई भी अक्षर बोलते हैं तो हमारी जीभ उल्टा खड़ी होकर तालव्य में जाके ऊपर मूर्धा का रूप लेती है। ऐसे जब हमारी जीभ पलट जाती है तो उसे हम मूर्धा पोजीशन बोलते हैं। तो टा वर्ग के सभी अक्षर मूर्धन्य पोजीशन वाले में आते हैं, अर्थात उनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। दंत, दंत में इसके बाद आप का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, फिर क्या आएगा, ता वर्ग। क्या आएगा, ता वर्ग। इसमें प्रत्येक अक्षर का जो उच्चारण स्थान वो क्या है, दंत से है, क्योंकि आपका कंठ हो चुका सबसे नीचे। फिर उसके बाद दूसरा नंबर चा वर्ग, उसके ऊपर वाला तालु, फिर टा वर्ग, उसके ऊपर वाला मूर्धन्य, फिर ता वर्ग, तो उसके ऊपर वाला आएगा दंत, मतलब दंत और बाहर है। फिर इसके बाद ओष्ठ की अगर बात करते हैं तो ओष्ठ सबसे बाहर आता है। और सबसे लास्ट का जो हमारा वर्ग है वो कौन सा वर्ग है, पा वर्ग। इस तरह से आप इन सभी को याद कर लेते हैं। बाकी चीजें जैसे सा है, हा है, यहाँ दिक्कत हो जाती है कि ये किस में आएगा, सा सरौता किस में आएगा, सीटी वाला सा किस में आएगा, हा हल किस में आएगा, वावकील किस में आएगा, तो समस्या यहाँ हो जाती है। इसे तो सब लोग आसानी से याद कर लेते हैं। का वर्ग पहला, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, का वर्ग पहला है तो सबसे नीचे उच्चारण स्थान जो हमारा होता है कंठ होता है। दूसरा उच्चारण स्थान उसके ऊपर होता है तालु, तो दूसरा वाला आपका वो क्या है, चा वर्ग है। फिर तीसरा वाला वर्ग है आपका टा वर्ग, तो तालु के बाद होता है मूर्धा, तो मूर्धा से हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा वाला वर्ग है आपका ता वर्ग, तो ता वर्ग मूर्धा के बाद दंत होते हैं, तो दंत से उनका उच्चारण स्थान। और लास्ट वाला वर्ग है पा वर्ग, और आपके उच्चारण करने में भी लास्ट वाला स्थान है ओष्ठ, तो लास्ट पा वर्ग का जो उच्चारण होता है वो ओष्ठ से होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक ट्रिक यहाँ लिखी थी सामने, आपने देखा होगा, जिससे आप सा हा वाले भी आसानी के साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, यस ताऊ सरला के दांत वश में है। एक ट्रिक मैंने लिखी थी अभी, आपने शुरू में अगर गौर किया होगा, यस ताऊ सरला के दांत, सरला के दांत वश में हैं, दांत वश में हैं। सरला के दांत क्या हैं, वश में हैं। इस तरह से आप इसे रिलेट करके, ये ट्रिक है, आप इसे एक लाइन याद रखेंगे तो जो कंफ्यूजन है, पेपर में कभी ये नहीं पूछा जाता कि टा का उच्चारण स्थान कहाँ है, पा का कहाँ है, खा का कहाँ है, उनका नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो इजी है, सब कोई जानता है। पूछा जाएगा यहाँ से, तो ये लाइन आपको पेपर में 2 नंबर देगी, कंफर्म है, आप इसे याद करके जाइएगा। यस ताऊ, यस से या और सा से सा, ता से तालव्य, ताऊ का मतलब तालव्य। ठीक है, अर्थात तालव्य का जो, तालव्य में हमने अभी क्या देखा है, आपके कौन कौन से आते हैं, अभी मैं आपको बताया था। का वर्ग आपका आता है किसमें, कंठ में, का वर्ग कंठ में, आपका चा वर्ग आता है तालव्य में। चा वर्ग किस में आता है, तालव्य में, तालव्य। इनका उच्चारण स्थान तालव्य बोला जाए या तालु बोला जाए। ठीक है, तो चा वर्ग तो है ही, साथ में या और सा, क्या है, या और सा भी उच्चारित किए जाते हैं। कहाँ से, तालु से। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि या का उच्चारण स्थान कहाँ है, या सा का, तो यस ताऊ से तालु हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है, या और सा। फिर इसके बाद सरला, तो ये सरौता वाला सा, रा और ला, ये तीनों सरला के दांत, तो के से कोई मतलब नहीं, दांत का मतलब दंत, दांत का मतलब क्या है, दंत। जो चौथा वाला आपका है दंत का उच्चारण स्थान क्या है आपका, यहाँ हो जाएगा टा वर्ग मूर्धा से,
टा वर्ग किससे है? मूर्धा और आपका ता वर्ग, ता वर्ग आएगा दंत में, ठीक है। तो दंत में ता वर्ग आएगा, साथ में सा आएगा, रा आएगा और ला आएगा, ये तीनों आएंगे। सरौता वाला सा, रा रथ और ला लट्टू, इन तीनों का उच्चारण स्थान भी कहाँ है? आपका दंत में है। तो यस, या और सा आपका हो गया तालु में, सा, रा और ला हो गया दंत में। वस, वस मतलब वा वकील, और आपका खा खटकोड़ा, यहाँ ये नहीं है, यहाँ खा खटकोड़ा है, वस, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा। वस, वस में का मतलब है मूर्धा, में का मतलब क्या है? मूर्धा। तो वा और सा कहाँ है? यहाँ पर मूर्धा में, ठीक है। वा और सा का, ये खटकोड़ा वाले सा का उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा। बस इतना आपको याद रखना है, और इतने यहीं से क्वेश्चन आपको वर्णमाला से देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्हीं में से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपका अघोष व्यंजन क्या है, सघोष क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, कुल कितनी, मतलब जो भी प्रश्न बनेंगे इतने से ही बनेंगे। इसी को आप आराम से लिख के याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा आसानी से, इतने से ही क्वेश्चन बनेंगे। और कहीं से नया क्वेश्चन कहीं नई जगह से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं, इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, जय।